सुभाष चंद्र बोस उनका पूरा नाम था। रिच आदमी थे, वो बहुत अमीर बाप के बेटे थे। उन्हें स्कूल से निकाला, कॉलेज से निकाला गया किस बुनियाद पे कि एक अंग्रेज उस्ताद हिंदुस्तानियों के बारे में, नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम, हिंदुस्तानियों के बारे में बैड वर्डिंग करता था, उन्होंने थप्पड़ मार दिया। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ उन्होंने ICS वगैरह की तैयारी की, ICS किया, यहाँ आए। मगर यहाँ आके उन्होंने बजाय इसके अफसरी करते, ऐसे जिंदगी गुजारते, उन्होंने जिंदगी का कठिन रास्ता इख्तियार किया और वो आज़ादी का रास्ता था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो थी, नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई। उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पूरे अरूज पर थी, तो साहब चंद्र बोस जो थे हिटलर से भी मिल रहे हैं और जापान भी जा रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान एक कौम है जो आज़ादी चाहती है, और जो जापान में ये हिंदुस्तान से जो फौजी गए हुए थे, फौजी बन के लड़ने के लिए वहाँ कैद थे, उनको आज़ाद करवा के तो वो आर्मी बनाई। तो क्या उस आर्मी में सिर्फ हिंदू थे? नहीं 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 नहीं, नेताजी बोस ने जो आर्मी बनाई, हाँ वो मिक्स थी, वो उसमें मुसलमान भी थे, वो इंडियंस थे। अच्छा, इंडियन से शायद गांधी जी के वो फॉलोअर थे, ठीक है, लेकिन उनका नजरिया थोड़ा चेंज था गांधी जी से। नहीं, चेंज नहीं था, मुतसादम था। एक शख्स अदम तशद्दुद पे यकीन रखता। गांधी का नजरिया क्या था? अदम तशद्दुद का था, पीस का। चंद्र बोस जो था वो जंग करके जीतना चाहता था। वो कहता था हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें भगाएंगे यहाँ से। भी चंद्र बोस की एक तारीखी कोटेशन है कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम। अब जिस शख्स का ये नैरेटिव हो, गांधी को वो शख्स कैसे अच्छा लग सकता है? तो चंद्र बोस को सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं थी, उसे जुबान आती थी। गोरों की जुबान, वो गोरों से अच्छी बोलता था। बहुत लंबे टाइम से ये बहस चलती हुई आ रही है कि सुभाष चंद्र बोस का कितना रोल था और जो दूसरी तरफ से जैसे पंडित नेहरू और गांधी जी, इनका कितना रोल था। पर मैंने आपको आज कुछ डिफरेंट चीज़ दिखाने के लिए ये वीडियो क्रिएट किया है। पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। ढोलकपुर के राजा इंद्र वर्मा को लेते हैं। राजा इंद्र वर्मा थे, उनके एक भाई थे, और राजा इंद्र वर्मा का एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने इंद्र वर्मा ही रख दिया, और एक और बेटा हुआ जिसका नाम छोटा भीम मान लेते हैं। जब राजा इंद्र वर्मा का टाइम चल रहा था तो किसी ने इन्वेडर्स ने अटैक कर दिया। जब इन्वेडर्स ने अटैक करा तो इंद्र वर्मा मानते थे कि भाई हम पीसफुली काम करेंगे और हम इन्हें अपोज करेंगे, लेकिन जो छोटा भीम और जो छोटा इंद्र वर्मा है, उनके जो चाचा थे, वो कहते थे नहीं, प्यार से ये कभी नहीं जाएंगे, ये जाएंगे लड़के ही, हमें अपने सैनिक यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन राजा इंद्र वर्मा ने उनकी बातों को कभी सुना नहीं कि नहीं हम उससे नहीं करेंगे। फिर 10 साल 5 साल 8 साल वो लड़ते रहे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली फोर्स दिखानी ही पड़ी, अटैक्स भी हुए थोड़े इधर उधर, और फिर उसके बाद वो फोर्स भाग गई जो इन्वेडर्स थे। अब ये सारी जो इन्वेडर्स के साथ लड़ाई चली, जिसमें 5-10 साल वेस्ट हुए, उसमें जो चाचा जी थे उनकी डेथ की खबर आती है, लेकिन पता नहीं डेथ हुई या नहीं हुई, ये पता किसी को नहीं होता। जब इन्वेडर्स चले जाते हैं तो वो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, और राजा इंद्र वर्मा पूरी कोशिश करते हैं कि उसके चाचा को ज़्यादा क्रेडिट ना मिले, क्योंकि अगर उसको क्रेडिट मिल गया ना, तो मैंने जो 5-10 साल वेस्ट कर दिए और लोगों को उसके लिए सफरिंग फेस करनी पड़ी, वो भी उसका पिटारा खुल जाएगा। अब पूरी कोशिश करी जाती है कि हिस्ट्री में से नाम स्क्रैच कर दिया जाए। अब राजा इंद्र वर्मा के 2 बेटे होते हैं। पहला बेटा होता है इंद्र वर्मा, दूसरा बेटा होता है छोटा भीम। अब इंद्र वर्मा में उस टाइम पैदा हो ही गया था, तो उसका भी पूरा रोल है कि चाचा का जो नाम है वो क्रेडिट ना दिया जाए। लेकिन टाइम के साथ जब 50-60 साल गुजर जाते हैं, तब समझ में आता है कि यार जनता जो है, जो उनकी प्रजा है, वो तो चाचा को बहुत प्यार करती है। क्योंकि कहानी कैसे आप दबा दोगे? जो लोग चाचा के साथ लड़े हैं वो लोग तो कहानियों को बताएंगे और वो किताबों में भी जाएंगी। आप क्या क्या ख़त्म करोगे? यहाँ तक जो राजा इंद्र वर्मा है वो अब इस धरती पे नहीं रहे। तो जो इंद्र वर्मा है, जो उनके बेटे हैं, वो सोचते हैं कि यार जब जनता का जो सपोर्ट है वो सारा का सारा चाचा को मिल ही रहा है, तो चाचा तो हमारा ही है ना, तो क्यों ना हम अपने चाचा की जो प्यारी प्यारी बातें, हमसे कभी ना कभी तो चाचा से प्यारी बातें हुई ही होंगी, कोई हमेशा से लड़ाई थोड़ी थी, तो वो प्यारी बातें ही दिखाई जाए। अब अगर आप थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करोगे तो आप बता दोगे कौन यहाँ राजा इंद्र वर्मा है, कौन जूनियर इंद्र वर्मा है और कौन चाचा जी है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। जो बड़े राजा इंद्र वर्मा है, मेन राजा, वो है कांग्रेस, उस टाइम की कांग्रेस। उसमें चाचा नेहरू जैसे नाम भी थे, गांधी जी भी थे। गांधी जी खैर कांग्रेस में नहीं थे, पर उसकी बाहर से देख रेख करते थे। और यहाँ पे चाचा जी हैं सुभाष चंद्र बोस, और जो छोटे इंद्र वर्मा है वो है अब की कांग्रेस, छोटा भीम बीजेपी। यह आप ममता बनर्जी की पार्टी को मान लो, अगर मानना है आपको तो, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भी पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहता। और वैसे भी छोटा भीम का यहाँ पे कोई खास रोल है नहीं। मैं ये सब बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि ऐसा ही हुआ है। मैं अपनी बोली हुई हर बात का तर्क आपको दिखा दूंगा। एक इलेक्शन हुआ था 1939 में त्रिपुरी जगह पे। त्रिपुरा नहीं है वो, ये मध्य प्रदेश का एक पार्ट होता है, एक विलेज है या टाउन मान लो। यहाँ एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन था कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने का। तो इस इलेक्शन में महात्मा गांधी जी ने पहले नेहरू को बोला कि आप खड़े हो जाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि सामने से सुभाष चंद्र बोस खड़े हो रहे हैं। तो नेहरू जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं खड़ा हूँगा। फिर मौलाना आज़ाद का नाम आया, वो भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं, मैं भी अपना नाम वापस लूंगा। फाइनली डॉक्टर सीतारामैया को इन्होंने खड़ा किया गांधी जी ने। अब सुभाष चंद्र बोस भी सामने से खड़े थे। हालांकि सुभाष चंद्र बोस को लग नहीं रहा था कि वो जीतेंगे उनकी आइडियोलॉजी को देखते हुए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुभाष चंद्र बोस को वोट पड़े 1580 और
डॉक्टर सीतारामैया को वोट पड़े 1377। अब गांधी जी ने इसको बड़ा पर्सनली लिया था, क्योंकि गांधी जी ने अपने बेसिस पे एक कैंडिडेट खड़ा करा था, क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते थे। लेकिन गांधी जी ने इसे लिया पर्सनली, क्योंकि उन्हीं के वर्ड्स हैं, उन्होंने खुद ने ये बोला कि ये जो हार है ये सीतारामैया की हार नहीं है, इसे मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ये मेरी हार है, क्योंकि मैंने ही सीतारामैया को खड़ा करा या फिर मैंने ही उन्हें बैक करा। अब नियमों के हिसाब से या कन्वेंशनल रूल्स के हिसाब से नेताजी प्रेसिडेंट बन चुके थे, तो अब उनके हाथ में पावर थी, वो जैसे चाहे वर्किंग कमेटी को सेट कर सकते थे, वो अपने हिसाब से कांग्रेस को रन करते, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से रन करते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। गांधी जी के फॉलोअर्स जो हैं वो वर्किंग कमेटी में उनका मेजॉरिटी थी, और गांधी जी अपने हिसाब से अपनी वर्किंग कमेटी को सलाह देते रहते थे। अब यही सलाह कब डिसीजंस में चेंज होती है इसका पता कभी जनता को चल ही नहीं पाता। इसी बीच नेताजी की तबीयत खराब हो जाती है, तो नेताजी, एक मीटिंग होने वाली होती है वर्किंग कमेटी की, तो नेताजी कहते हैं कि इसको थोड़ा डिले कर दो, मेरी तबीयत खराब है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मीटिंग होती है, और यहाँ तक के शब्द भी बोले जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को आप देख तो लो कि कहीं ऐसा ना हो उन्होंने बगल में प्याज दबा रखी हो जिससे बुखार आ जाता है। अब नेताजी गर्म स्वभाव के थे, उन्होंने काफी कुछ बोल दिया वर्किंग कमेटी को, तो उनमें काफी अनबन हुई। फिर नेताजी को फाइनली जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़नी ही पड़ी। तो जब आपका कांग्रेस कहती है ना कि डेमोक्रेसी तोड़ रही है बीजेपी की छोड़ो ना बात, बीजेपी की छोड़ते हैं, कांग्रेस डेमोक्रेसी की बात करती है। कांग्रेस ने तो अपनी पार्टी में ही कभी डेमोक्रेसी नहीं रखी। जब नेताजी यहाँ प्रेसिडेंट बन चुके थे तो नेताजी की तो कोई बात सुनी नहीं गई, नेताजी को फाइनली यहाँ से रिजाइन करना पड़ा। तो फिर काय के प्रेसिडेंट और काय की डेमोक्रेसी का मतलब तो ये होता है ना, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन डेमोक्रेसी कांग्रेस के लिए डेकेड्स तक क्या रही है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द गांधीज। अब ये कहते हैं कि लोग ना कांग्रेस पार्टी में नेताजी का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये कैसे सच हो सकता है यार? 1580 वोट्स जो नेताजी को पड़े थे, उनको पहले से नहीं पता था कि नेताजी की आइडियोलॉजी है। नेताजी तो पहले ही डर रहे थे कि यार मैं हार जाऊंगा क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। लेकिन 1580 वोट्स पड़े तो वो उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। ऐसे इंसान की आइडियोलॉजी का तुम्हें ना पता हो, जिस इंसान ने 19 साल की उम्र में अंग्रेज टीचर के थप्पड़ मार दिया हो, तो फिर आप इतनी बड़ी गलतफहमी में तो नहीं हो सकते आप। मैं सारी बातें बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि यार देखो, मेरे को पर्सनली लगता है कि इन्होंने सारा क्रेडिट सुभाष चंद्र बोस का हटा दिया, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस हो चाहे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कुछ खास नहीं मिला। लिटरली ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं अभी आपको बताऊंगा। अब जब इनके पता चलता है कि भाई जनता की जो फीलिंग्स है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काफ़ी करीब है, तो ये लोग कोशिश करते हैं कि लेटर्स दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में तो कोई झगड़ा ही नहीं था। इनके जो सो कॉल्ड समझदार लोग हैं ना, जो सपोर्टर्स हैं, वो पता क्या करते हैं, आंसर्स लिखते हैं कि लोगों को, जनता को नॉलेज नहीं है और वो पढ़ते नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में तो बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे, बहुत अच्छे लेटर शेयर होते थे। गौतम गंभीर भी विराट कोहली की बहुत तारीफ करता है जब कमेंट्री करता है। तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, और अगर इतने ही अच्छे रिलेशन होते ना तो गांधी जी की फोटो हर बार नोटों पे नहीं लगती। इसके ऊपर भी मैं आऊँगा आपके लिए। ये मैं प्री इंडिपेंडेंस की बात बता रहा हूँ। अब जब नेताजी की खबर आई ना कि नेताजी की डेथ हो चुकी है, तो गांधी जी के वर्ड्स पता है क्या थे? नेताजी एम्ड हाई बट फेल शॉर्ट, बट हु हैजंट फेल्ड बिफोर। और नेताजी गांधी जी के बारे में क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट मैन ऑफ नेशन, फादर ऑफ द नेशन, ग्रेटेस्ट मैन ऑफ नेशन। और दूसरा जो वर्ड है ना, हु हैजंट फेल्ड बिफोर, में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो भी आज़ादी से पहले की बात है। आज़ादी से पहले अगर आपने ये बोल दिया कि हु हैजंट फेल्ड बिफोर, इसका मतलब तो ये हो गया कि आज़ादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस फेल हो गए। अगर मैं इसे और सिंपल करूँ तो आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस फेल हो चुके थे, उसके बाद गांधी जी और इन्होंने सबने मिलकर आज़ादी दिलाई थी। इस स्टेटमेंट में और जो सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे हैं ना, ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द नेशन, इनमें बहुत डिफरेंस है। और ये सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का प्यार नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस जी का बड़प्पन है। अब मैं इंडिपेंडेंस के बाद आता हूँ कि क्या क्रेडिट कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस ने राज कराया यार हम पे सारे पूरे टाइम, उनकी ही गवर्नमेंट रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ना फोटो, हमेशा से ये मांग होती थी कि नोटों पे उनकी फोटो लगनी चाहिए। आज की मांग नहीं है, ये बहुत पहले से हो रही है। और ऐसा भी नहीं कि गांधी जी की जो फोटो नोटों पे लगती है ना, वो बहुत पहले से है, ऐसा नहीं है। 1969 में पहली बार फीचर हुए थे गांधी जी नोट्स पे, उसके बाद 1996 में सारे नोट्स पे लागू कर दिए गए थे। और बड़ी अजीब सी बात है कि कांग्रेस के बहुत बड़े जो रजीम था, जो उनका टाइम था ना, वो 1996 में ही खत्म हुआ था। क्या कोइंसिडेंस है। सुभाष चंद्र बोस भी कॉइन्स पे फीचर हो चुके हैं, 2 रुपए के कॉइन पे, 75 रुपए के कॉइन पे और 125 रुपए के कॉइन पे, 2021 में, 2018 में और 1996-97 में। और अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ये सारे के सारे ईयर्स वो हैं जब बीजेपी रूल कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, कांग्रेस नहीं कर रही थी। अगर कांग्रेस सपोर्टर्स को या कांग्रेस वाले लोगों को ये लगता है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में बहुत दोस्ती थी, तो अपने दोस्त को इतना क्रेडिट तो आप दे ही सकते थे। और आपके रेजिम खत्म होने के बाद 1996 में और 1997 में 2 रुपये का कॉइन बनाया था बीजेपी, उस टाइम गवर्नमेंट थी। उसके बाद भी तो आपकी गवर्नमेंट आई, फिर भी आपने कुछ नहीं करा। फिर भी जब दोबारा बीजेपी आई 2014, 2018, 21 में, फिर उन्होंने 75 और 125 रुपये का कॉइन बनाया, आपने फिर भी इंटरेस्ट शो नहीं करा। दैट इज़ हाउ यू ट्रीट योर फ्रेंड्स। जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा समझ के ना बहस करने आते हैं कि इनके तो लेटर्स हैं और ये हैं वो हैं और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में बहुत दोस्ती थी,
तो आज़ादी के बाद गांधी जी का तो अच्छा खासा रुतबा था इंडिया में। आप जो ऑडियंस देख रही है, आप में से कोई मेरे को 3 नाम बता सकता है जो आज़ाद हिंद फौज में लोग थे, उनके 3 नाम? नहीं बता पाओगे आप। अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ, कितना क्रेडिट मिला, कितना रिकॉग्नाइजेशन मिला, और ये भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कैसे हमारी बुक्स में मुगल्स के बारे में भरा हुआ है और मराठाओं के बारे में नहीं भरा हुआ है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडियन आर्मी में या एयरफोर्स में कब विमेन को भी स्टार्ट किया गया, मतलब उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म, और उनको आर्मी और फौज में लेना शुरू करा गया, बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि आज़ाद हिंद फौज में एक अलग से विंग थी विमेन की। और ऐसी विंग नहीं थी कि भाई हाँ लेडीज़ बस कुक करेंगी या फिर नर्स बनेंगी या ऐसा कुछ नहीं है। नीरा आर्या बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उनके खुद के जो पति थे वो CID इंस्पेक्टर थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि ये CID इंस्पेक्टर जो हैं ये नीरा आर्या के जासूसी करें और पता लगाएं कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे हैं। तो वो उनका पीछा कर रहे थे नीरा आर्या का। तो नीरा आर्या ने बचाने के लिए सुभाष चंद्र बोस को अपने ही हस्बैंड की जान ले ली। फिर नीरा आर्या अरेस्ट भी हुई। अंडमान एंड निकोबार पे जाके आइलैंड पे उन्हें टॉर्चर किया गया गंदे तरीके से, जो मैं बताना भी नहीं चाहता, सही बताऊं तो आपको, आप खुद पढ़ लेना। लेकिन फिर भी नीरा आर्या ने मुंह तक नहीं खोला सुभाष चंद्र बोस के बारे में या आज़ाद हिंद फौज की इन्फॉर्मेशन देने के बारे में। मेरा सवाल आपसे है यार कि इनमें से जो आज़ाद हिंद फौज के मेंबर्स थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद थे, ये जितने भी लोग थे, इनमें से कोई डिज़र्व नहीं करता था कि इनके नाम पे कोई एयरपोर्ट, कोई रोड, कोई अच्छे से रिकॉग्नाइजेशन इनको मिले। इतनी बड़ी बड़ी रिकॉग्नाइजेशन छोड़ो यार, आप एक आधी बुक में ही आज़ाद हिंद फौज का प्रॉपर जिक्र, उनके लोगों का अच्छा खासा चैप्टर बना सकते थे। क्योंकि गांधी सरनेम पे तो हर जगह बाहर निकलते ही MG रोड, बाहर निकलते ही स्टेडियम, बाहर निकलते ही एयरपोर्ट, बाहर निकलते ही सब कुछ। इज़ दिस रियली फेयर? इज़ दिस व्हाट यू कॉल फ्रेंडशिप बिटवीन गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस?